गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, कल कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। आज भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने आपसे डेली क्लास लेने के लिए प्रॉमिस किया है, तो मैं आज क्लास लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ 15 बेहतरीन प्रश्नों के साथ, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। आप सभी लोग ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करिए। जितना हो सके आप लोग मेरे कंटेंट को, मेरे एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुना करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर किया करिए। ठीक, हमेशा की तरह शुरुआत जो है वो आपकी एक अच्छे विचार के साथ। आज का विचार क्या कह रहा है, देखिए आज के विचार पे फोकस करिएगा। बहुत ही बढ़िया विचार है और उसी विचार को सभी लोग फॉलो किया करिए। मैं खुद इसको फॉलो करता हूँ। ये विचार क्या कह रहा है, जीवन में कर्मवादी होना आवश्यक है। जीवन में कर्मवादी होना आवश्यक है। भाग्य एक मिथ्या अवधारणा है जो हम अपने को संतुष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है। ठीक, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि आपको अपने जीवन में कर्मवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्मवादी होना चाहिए। कर्मवादी मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस अपने कर्म पर करना चाहिए। ठीक, अर्थात सबसे ज़्यादा फोकस जिस चीज़ पे हमें करनी चाहिए, मेहनत। और मेहनत का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होता है। मेहनत का मतलब होता है आप जिस क्षेत्र में आपका मन लगे, जिस क्षेत्र में आपका मन लगे उसमें आप मेहनत करिए। पूरे मन से सफल होना 100% श्योर है। ठीक, कुछ लोग किसको दोषी ठहराते हैं? भाग्य को। ठीक, तो मैंने अपने विचार के, मेरे स्वयं के विचार हैं, भाग्य एक मिथ्या अवधारणा है। भाग्य एक मिथ्या अवधारणा है। हाँ, मैं ये इसको मानता हूँ कि परिस्थितियाँ जो होती हैं वो बाधा होती हैं। परिस्थितियाँ बाधा होती हैं, लेकिन अगर मेहनत तगड़े से हो तो वो उस पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो भाग्य एक मिथ्या अवधारणा है जो हम अपने को संतुष्ट करने के लिए, जैसे हम लोग अपने मन वांछित फल को नहीं पाते हैं तो हम किसको दोष दे देते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था या हमारे भाग्य में था। अगर हम कोई चीज़ सर्टेन मिल जाती है तो वो कही जाती है कि हमारे भाग्य में था। ठीक, भाग्य का रोल सिर्फ उतना है जितना आपका जीवन में, आप ये समझ सकते हैं कि आपके भाग्य का रोल 10 से 15%, या आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में भाग्य का जो परसेंटेज है मैक्सिमम 25% है। भाग्य के भरोसे अगर बैठे रहेंगे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए 75% आपको किस पर फोकस करना है? कर्म पर। कर्म करने से एक विशेषता ये होती है, कर्म करने की एक विशेषता ये होती है यदि आप अपने जिस गोल के लिए कर्म कर रहे हैं, अगर उस गोल को आप नहीं अचीव कर सकते हैं तो वो आपका कर्म बेकार नहीं जाता। उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं जरूर प्रयोग होता है। मेरी इस बात को गंभीरता से आप लोग सोचिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आज के करंट बम के पहले क्वेश्चन की ओर। खटाखट आंसर दीजिएगा। जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आंसर देना जरूर आवश्यक है। जितने भी बच्चे हैं लास्ट तक क्लास में बना करिए। टाइम लेट है हमें पता है, लेकिन बढ़िया कंटेंट है, बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, ये भी हमें पता है। ठीक, इसलिए सभी लोग पूरी मेहनत से आप जो है इस वीडियो को जरूर देखा करिए और आंसर देने का प्रयास किया करिए। हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? प्रबंध निदेशक बोला जाता है। ठीक, और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैंने आप पिछली क्लास में कई बार बताया है कि इसको कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक, के तौर पर एक्सटेंशन मिला। एक्सटेंशन मतलब सेवा विस्तार। एक्सटेंशन मतलब होता है आपका सेवा विस्तार। किसको सेवा विस्तार मिला है? ठीक, इसके 4 ऑप्शन हैं। तरुण गर्ग, नंद कुमारम, निर्मल के मिंडा, इनमें से कोई नहीं। आप खटाखट आंसर भेजिए, तब तक मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक निकाय है, एक कंपनी है जो पूरे जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि भारत को पूर्ण रूप से क्या बनाना? डिजिटल बनाना। पूर्ण रूप से
डिजिटल बनाना इसका उद्देश्य है, पूर्ण रूप से डिजिटल बनाना भारत को इसका उद्देश्य है। ठीक। और इसकी स्थापना आपकी हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, एक सेकेंड पेन लेना है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2013 में। कब हुई थी? वर्ष 2013 में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक। मैंने अभी इसको बताया कि भारत को डिजिटल बनाना मतलब भारत के हर विभाग में, ठीक, हर व्यवस्था में भारत सरकार की, राज्य सरकार की हर व्यवस्था में जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल रूप प्रदान करना, हर व्यवस्था में डिजिटल रूप प्रदान करना। ठीक। संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि पूरे भारत को डिजिटल करना, भारत की हर एक चीज़ को, भारत की हर एक व्यवस्था को, राज्यों की हर एक व्यवस्था को एक इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ना, कंप्यूटर के द्वारा जोड़ना, हर जगह पर इंटरनेट का प्रयोग करना, प्रचार करना, प्रसार करना इस कंपनी या इस निकाय का उद्देश्य है। ठीक। तो इसके एमडी और सीईओ के रूप में जिसको सेवा विस्तार मिला है वो व्यक्ति कौन है? नंद कुमारम को जो है पुनः जो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नंद कुमारम। ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक सेकंड, मोबाइल बज रहा है, बंद कर लूँ इसको। हाल ही में किस राज्य की गोगा बील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक। कौन सी झील? गोगा बील झील भारत की 94 रामसर साइट बनी है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है रामसर स्थलों से रिलेटेड क्वेश्चन, ये करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनके बारे में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक। जैसे पहली बात तो रामसर स्थल क्या है? रामसर स्थल अगर आपसे कोई कहे एक लाइन में, तो ये आर्द्र भूमि वाले स्थल हैं। ये आर्द्र भूमि वाले स्थल हैं। ठीक। अर्थात वहाँ पर जलवायु कैसी है? आर्द्र है, आप कह सकते हैं, या वहाँ का वातावरण कैसा है? नमी युक्त है। ठीक। नमी युक्त वातावरण का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर भी मौसम आर्द्र होगा, जहाँ पर भी नमी होगी, जहाँ का पर्यावरण नम होगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। इसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। जैव विविधता पाई जाएगी। ठीक। जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? विविध प्रकार के जीव जंतु, जीवों की विविधता, विविध प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर होंगे। तो ऐसे स्थलों को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे स्थलों को हम लोग संरक्षित करते हैं। हर देश की सरकार इन स्थलों को चिन्हित करती है और उन्हें संरक्षित करती है। ठीक। अब एक चीज़ और, रामसर नाम क्यों जुड़ा? वर्ष 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर रामसर कन्वेंशन नामक एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें विश्व के प्रमुख देशों ने प्रतिभाग किया था और वहाँ पे ये एक संकल्प लिया गया था कि हम अपने अपने देश में ऐसे स्थलों को चिन्हित करेंगे, ऐसे स्थलों को संरक्षित करेंगे, क्योंकि इन स्थलों पर आपको विविध प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। इससे जीव जंतुओं की प्रजातियां बची रहेंगी और इस स्थल पर हुए सम्मेलन के कारण ऐसे स्थलों को हम लोग रामसर साइट कहते हैं या रामसर स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक। तो ये हुआ आपका पहला आंसर कि रामसर स्थल क्या है। आप लोग आंसर जरूर दिया करिए, आंसर भेजिए, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा जिस पे आपको महत्व देना है वो एक्सप्लेनेशन पे, मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। बहुत ईजी भाषा में, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आंसर देता हूँ और इनको आप सिर्फ अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक। तो अब आते हैं इसके अगले भाग में। पूरे विश्व में अगर यदि कहा जाए, पूरे विश्व में यदि कहा जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ हैं, पूरे विश्व में
विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल, विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पे है? तो वो प्लेस है आपका यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 174 है। ठीक, पहले पोजीशन पे है। दूसरे पोजीशन पे आपका मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको है, जिसमें रामसर स्थलों की वर्तमान संख्या 144 है। और आपका तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? भारत, जिसमें वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 94। ठीक, तो ये आपका, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं आपके कहाँ पर? तमिलनाडु में, और इनकी संख्या है कितनी? 20। तो 20 रामसर स्थलों के साथ तमिलनाडु जो है देश का सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों वाला क्षेत्र है। ठीक, तो ये आपका इस उत्तर का सेकंड पार्ट था। अब आते हैं गोगाबिल झील। गोगाबिल झील जो है वो आपके बिहार के कटिहार में है। कहाँ पर है? बिहार के कटिहार में है। एक सेकंड। गोगाबिल झील जो है आपके बिहार के कटिहार में है। ठीक, और अभी कुछ दिन पहले बिहार के दो स्थलों को कौन से स्थल? गोकुल जलाशय एवं कौन सा स्थल है? उदयपुर झील, इनको भी रामसर स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया था। तो तभी हाल ही में दो स्थलों को चिन्हित किया गया रामसर स्थलों के रूप में, और वर्तमान समय में गोगाबिल झील को भी चिन्हित कर लिया गया। तो टोटल अब बिहार में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 6। ये आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, गोकुल जलाशय जो है उदयपुर झील और गोगाबिल झील। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैव विविधता को हमेशा ध्यान रखिएगा। नमी युक्त वायुमंडल से हमारे यहाँ बारिश के दिनों में देखिए सबसे ज़्यादा जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो पौधों के रूप में उत्पन्न होते हों, चाहे कीड़े मकोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं। सारे सरीसृप, सारे उभयचर इसी मौसम काल में प्रकट होते हैं। तो ये जीवों के रहन सहन के लिए, जीवों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु होती है, और ऐसे स्थलों को हम लोग रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना समारोह महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये महोत्सव चल रहा है। ये आपका महोत्सव जो है 4 नवंबर से प्रारंभ है, 4 से, और ये चलेगा 17 नवंबर तक। कब तक चलेगा? 17 नवंबर तक। देखिए इसमें क्या पूछा है? वैश्विक शांति, वैश्विक मतलब विश्व की शांति के लिए प्रार्थना यहाँ पर होगी, और ऐसा महोत्सव आयोजित होगा। तो इसका मतलब है कि इस महोत्सव में दुनिया भर के शांति समर्थक लोगों का जमावड़ा होगा। शांति समर्थक लोग जितने भी होंगे पूरे विश्व में, शांति समर्थक लोग पूरे विश्व में जितने होंगे वो इस सम्मेलन में आएंगे। और आज भी ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा शांति समर्थक अगर कोई धर्म है तो वो धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। तो इसको आप रिलेटेड करिएगा किस धर्म से? ये बौद्ध धर्म के अनुयायी लोगों का ये बहुत बड़ा सम्मेलन है। अनुयायी लोगों का सम्मेलन है जो आपका कहाँ पे आयोजित हो रहा है? देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ठीक, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान। तो ये आपका भूटान के थिम्पू में चल रहा है, भूटान की राजधानी थिम्पू में चल रहा है, और अभी आज 7 तारीख है, अभी 10 दिन ये चलेगा। तो पूरे विश्व के शांति समर्थक लोग, पूरे विश्व के शांति संगठनों से जुड़े हुए लोग,
पूरे विश्व के बौद्ध धर्म के प्रमुख लोग इस सम्मेलन में पहुंचते हैं, इस महोत्सव में पहुंचते हैं और पूरे विश्व के लिए एक पॉलिसी, एक नियमावली, कुछ कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर पूरे विश्व में कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि लोगों के बीच में शांति और सद्भावना बनी रहे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूटान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सभी लोग खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर किया करिएगा। डेली करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक, हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक, आंसर दीजिएगा। ठीक, तो ये इसका WJP का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी किया गया इंडेक्स है। ठीक, के द्वारा जारी किया गया इंडेक्स है। देखिए नाम से ही पकड़ लेते हैं हम लोग, रूल ऑफ लॉ। ठीक, कानून का शासन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून के द्वारा शासन। ठीक, और ये जो नियम बनाए जाएंगे कानून सम्मत होंगे, इन नियमों को फॉलो करने वाले देशों की जो सूची है वो आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है। और किस वर्ष की है? 2025 की। तो ये आपका इंडेक्स क्या शो कर रहा होगा? अपने आप दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए कि किन देशों में कानूनों का कितना बढ़िया से प्रयोग किया जाता है, या कानूनों को कितना बढ़िया तरीके से प्रयोग किया जाता है, या कानून को कितने अच्छे प्रकार से जनता के बीच में लागू किया जाता है, सिस्टम पूरा उसका कैसा है, ठीक, कितने लोग फॉलो करते हैं, सरकार कितनी फॉलो करती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके पूरे जो है एक इंडेक्स, एक तालिका बनाई जाती है। और उसमें जो प्रथम स्थान मिला है, वो मैं बता दूं आपको किस देश को, वो आपको डेनमार्क को। किसको मिला है? डेनमार्क को। सबसे अंतिम स्थान मतलब 143 देशों की सूची है ये। अंतिम स्थान 143 देशों की सूची है ये। और 143 देशों में, ठीक, 143वां देश, 143 देशों की सूची है। 143वां देश आपका कौन सा है? वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला है। अब आते हैं प्रश्न की ओर, अब आते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। इसमें पूछा गया है कि भारत की पोजीशन कौन सी है? तो भारत की पोजीशन इसमें कौन सी है? 86 है। ठीक, भारत की पोजीशन तो आप ये नहीं कह सकते बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ अपने पड़ोसियों से तुलना करनी हो, जैसे हम लोग के, जैसे मैंने एक अभी अपना विचार लाया था, तो इस विचार में मैंने ये कहा था कर्मवादी होना। जैसे हम कर्म करने पर भी सफलता नहीं मिलती है, तो हम लोग अपने आसपास से भी तुलना करते हैं। ठीक, तो जैसे हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी है चाइना, वो 92वें पोजीशन पे है, 92वें पोजीशन पे है। पाकिस्तान आपका 130वीं पोजीशन पे। ये हमारे लिए खुद के प्रदर्शन के आधार पे संतुष्टि का आधार नहीं है, ये हमारे अपने पड़ोसियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पे हमें संतुष्टि प्रदान करता है कि हम इनसे अच्छी व्यवस्था में हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा एक इंडेक्स चलाया जाता है जो किसी भी देश में प्रशासन, किसी भी देश में सार्वजनिक व्यवस्था, किसी भी देश में सार्वजनिक व्यवस्था मतलब क्या हुआ? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब व्यवस्था जो लोगों से जुड़ी हुई हो। किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, किस देश में कितना भ्रष्टाचार है, इन सभी मापदंडों पर एक इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? वो आपकी पोजीशन कौन सी? 86 है, 86वें स्थान पर है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 86। खटाखट आंसर देते रहिएगा, आंसर जरूर दिया करिए। ठीक, देखिए एक रैंकिंग से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं मैं। ठीक, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया, ये ध्यान रखिएगा। देखिए क्या लगा क्वेश्चन में? एशिया। ठीक, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर है? पेकिंग यूनिवर्सिटी, फुदान यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इन तीनों यूनिवर्सिटियों में से पूछा जा रहा है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एक
विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है, ठीक, जिसमें विश्वविद्यालयों को उनके प्रदर्शन के आधार पे वहाँ पर पाई जाने वाली व्यवस्था के आधार पर, वहीं पे पाई जाने वाली फैकल्टी के आधार पर और वहाँ पर पाई जाने वाली लैब के आधार पर, और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर किए जाने वाले शोध के आधार पर एक पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग जारी की जाती है कि पूरे विश्व में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है। तो ये एक वर्ल्ड लेवल पर भी जारी की जाती है। और आपका जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें किस में पूछा गया है, एशिया में। जैसे अगर पूछे आपसे कोई कि पूरे वर्ल्ड में तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है भैया, टेक्नोलॉजी, ये पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये पूरे विश्व में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी घोषित की गई है। ठीक, अगर हम एशिया की बात करें, पूरे एशिया में, तो एशिया में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी घोषित की गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग को सर्वश्रेष्ठ जो है रैंक मिली है। ठीक, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। कहाँ की यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इस रैंक में भारत भी कहीं पर है, बिल्कुल है। भारत का जो है 123वीं पोजीशन है। आपकी कौन सी पोजीशन है, 123वीं पोजीशन है। ठीक, तो इस रैंकिंग में आपसे पूछा गया है कौन सा, एशिया में कौन सा यूनिवर्सिटी जो है सबसे टॉप पे है, तो आपकी कौन सा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो ध्यान रखिएगा, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी, आंसर नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछे तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। ठीक, मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अभी इस देश का कोई भी राजदूत हमारे यहाँ नहीं था। ठीक, बहरीन, अफगानिस्तान, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आप लोग को मैं पहले आंसर दे देता हूँ। ठीक, आंसर देने से पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों को मैं ज़रूर बताता हूँ, वो क्योंकि वो बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं। राजदूत मतलब राजा का दूत होता है, ये ध्यान रखिएगा। राजा का दूत कोई भी देश, हर एक देश हर दूसरे देश में अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। ठीक, नियुक्त करता है। ठीक, अपने देश का प्रतिनिधि नियुक्त करता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं। और इस राजदूत का कार्य क्या होता है कि जिस देश में ये नियुक्त होगा, उस देश में अगर उसी देश के निवासी हैं, उनकी समस्याओं पर, वहाँ की सरकार को ध्यान दिलाएगा। अगर कोई आवश्यक कार्य है सरकार को, तो वो दूसरी सरकार को जिस देश में सूचित करेगा। वहाँ जिस देश में वो है, अगर वहाँ की सरकार को उस देश से जहाँ का वो राजदूत है अगर कोई कार्य होगा तो इनको बुलाकर ही बात की जाएगी। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये दूसरे देश का प्रतिनिधित्व है, दूसरे देश के राजा के द्वारा भेजे गए व्यक्ति हैं, जो एक कम्युनिकेशन, एक बेहतरीन संचार व्यवस्था के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, भारत भी हर देशों में भेजता है और भारत में भी लगभग सभी देशों के राजदूत हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सा देश पहला। मैंने कई बार कहा है कि जब क्वेश्चन आ जाए पहला तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो देश कौन सा होगा, दिमाग लगा के ले गए होंगे आप लोग। वो देश आपका कौन सा है, अफगानिस्तान। कौन सा देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भैया अभी तक क्या था, तो अफगानिस्तान के बारे में बताऊंगा। अगस्त 2021 से यहाँ पर तालिबान मिलिशिया नामक एक संगठन का जो है शासन है, तालिबान का शासन है, जो धीरे धीरे, पहले इसकी जो व्याख्या की जाती थी एक आतंकवादी संगठन के रूप में व्याख्या की जाती थी, लेकिन 2021 से इन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और अफगानिस्तान की शासन व्यवस्था को बेहतरीन करने का प्रयास किया और नो डाउट धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं। ठीक, तो इनको देश को देखते, इस चीज़ को देखते हुए धीरे धीरे देशों ने इसको एक देश के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। और राजदूत की नियुक्ति एक कूटनीतिक कदम है, भारत सरकार के द्वारा उठाया गया कूटनीतिक कदम है। तो उसने जो है पहली बार अफगानिस्तान के राजदूत को अपने यहाँ नियुक्त करने की
जो है मान्यता प्रदान की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, खटाखट आंसर देते रहिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ठीक, देखिए क्वेश्चन का आंसर देना ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज से हटकर होंगी, जो आपके पर्सनल ज्ञान को, पर्सनल नॉलेज को इंप्रूव करेंगी। तो इन चीज़ों को, कंटेंट को, एक्सप्लेनेशन को, आंसर तो आप मान ले जाओगे, आंसर आप सुन भी लोगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। इसलिए क्लास पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ। एक्सप्लेनेशन को मैंने जानकर लंबा किया है कि जिससे आपको ज़्यादा मैं कंटेंट दे सकूँ। ठीक, हाल ही में 1, 2, 3 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक, मैं प्लेस बता दे रहा हूँ, वो स्थान कौन सा है? खुजू। आप लोग दिमाग खुजलाइए और इसको देखिए खुजू है कहाँ। ठीक, तो इसमें देखिए क्या दिखा है, कलाकृतियों की संख्या 1 लाख है, कलाकृतियों की संख्या 1 लाख है। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। मतलब पुरातात्विक, पूरा नाम से ही स्पष्ट है कि पुरानी चीज़ों का संग्रहालय है। ये पुरानी चीज़ों का संग्रहालय है। और इस पुरानी चीज़ों का संग्रहालय का उद्घाटन निम्न में से किस देश में हुआ है? ओमान, मिस्र, जॉर्डन और ईरान। अभी भी मैं आंसर नहीं बताऊंगा। खुजू नामक प्लेस पे है। इसके पहले जो वर्ल्ड का सबसे पुराना, जो सबसे बड़ा म्यूजियम घोषित किया गया था, वैसे इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने किस बेस पे अपने आप को आगे कर लिया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कलाकृतियाँ हैं। कितनी है? 1 लाख। ठीक, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम, अमेरिका का म्यूजियम है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है म्यूजियम माना जाता था। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हमारे पास इस संग्रहालय से ज़्यादा कलाकृतियां हैं, तो हमें पहली पोजीशन दीजिए। तो ये प्लेस खुजू के पास जो है स्थापित किया गया है संग्रहालय। और वो देश आपका कौन सा है? जो बच्चे समझदार होंगे, इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करते होंगे, इजिप्टियन नाम से पकड़ लिए होंगे कि इजिप्ट किसका नाम है? वो मिस्र देश का नाम है। ठीक, खुजू के पास पिरामिड हैं, और इसी स्थान के बगल में ये म्यूजियम स्थापित किया गया। मिस्र के पिरामिड वर्ल्ड फेमस संरचनाएं हैं, जो तिकोनी एक शंक्वाकार संरचनाएं हैं, जो पूरे विश्व के लिए आज भी अजूबा बनी हुई हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग पढ़िएगा जरूर, मिस्र के पिरामिडों के बारे में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र के किस प्लेस पे? खुजू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हाल ही में दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? ठीक, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब भैया ये क्या है? पीढ़ीगत धूम्रपान क्या है? पीढ़ीगत धूम्रपान क्या है? ठीक, जैसे हमारे यहाँ देखिए कानून भी है कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना जो है वर्जित है। 18 वर्ष से अधिक के ही लोगों को हम लोग धूम्रपान से संबंधित चीज़ों को सेल कर सकते हो। लगभग हर देश में ये रूलिंग है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए पीढ़ीगत कानून हो गया। अब पीढ़ीगत कानून मतलब हो गया कि अब हम आयु को आधार नहीं बनाएंगे। ठीक, तब किसको आधार बनाओगे भैया? अब हम आधार बनाएंगे जन्मतिथि को, आप ये कह सकते हैं जन्म वर्ष को। तो इस देश में मतलब इसमें क्या अंतर हुआ? जैसे इस देश में देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस देश में, जिस देश में कानून लागू हुआ है, वर्ष 2007 के आगे जितने भी बच्चे जन्म लिए होंगे वो तंबाकू के उत्पादों का न प्रयोग कर सकते हैं, न बिक्री कर सकते हैं, न ही उनसे जुड़े हुए किसी भी चीज़ में भाग ले सकते हैं। अब देखिए, अब मानक बना दिया गया ईयर। अब इनकी एज जैसे जैसे बड़ी होगी, लाइफ टाइम जब तक ये जीवित रहेंगे, चाहे इनकी एज 18 वर्ष से भी अधिक हो जाए, तब भी इस कानून के अंतर्गत वो आएंगे। पहले क्या था कि जन्म लेते 2007 से 2018 वर्ष, 2025 के बाद ये सेल कर सकते थे, यूज कर सकते थे। लेकिन जिनका जन्म 2007 के बाद, 2007 से हुआ है, उसके आगे हुआ है, तो वो किसी भी प्रकार के धूम्रपान से रिलेटेड चीज़ों में भाग नहीं ले पाएंगे।
तो अब ये लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए। इनकी एज 25 हो, इनकी एज 30 हो, 35 हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अन्य देशों में किसको आधार माना जाता है? आयु के आधार पे। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को पीढ़ीगत धूम्रपान पर समझ गए होंगे। और ये कानून इसके पहले जिस देश ने, पहले मैं आंसर देता हूँ, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इस कानून को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मालदीव। छोटा सा देश है लेकिन बहुत बड़ी सोच के साथ ये उतरा है, ठीक। अब इसको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये कानून एक जगह पे और लागू किया गया था। इस कानून को एक जगह पे और लागू किया गया था, न्यूजीलैंड में, वर्ष 2023 में। कहाँ पर? वर्ष 2023 में, न्यूजीलैंड में। लेकिन इसके इस पर काफ़ी विरोध हुआ और 2023 में लागू इस कानून को क्या कर लिया गया? पुनः वापस ले लिया गया। अब पूरे विश्व में एक ही देश है जो इस तरह के प्रतिबंधों को लागू किया है, और वो देश आपका कौन सा है? मालदीव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। खटाखट आंसर देते रहिएगा, आंसर देने में जरा सा भी संकोच नहीं हो, आंसर देने के बाद एक्सप्लेनेशन सुनने में भी जरा सा भी संकोच आपको नहीं करना है। अगर इस क्लास को जो भी बच्चा देख रहा होगा, अगर वो पूरी नज़र बना के देख रहा होगा, थोड़ी सी क्लास स्लो है, ये मैं मानता हूँ। स्लो करने का कारण क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना भी धीमे से मैं आपको बताऊँगा, जितना भी कंसंट्रेशन के साथ आपको बताऊँगा, उतना ही आपको तैयार होगा। इस चीज़ के लिए मैं इसको स्लो करता हूँ। मैं खटाखट भी इसको बाँच सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा सा स्लो करता हूँ कि बच्चे उसको ध्यान से सुने, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में, कितना भैया? 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है, ठीक। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था? जितने भी लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि बसावन किसके शासनकाल में था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर, ठीक। अकबर के दरबार में कौन है? बसावन है। दूसरे कौन? दशवंत। दशवंत एवं बसावन दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक, जिनकी एक कलाकृति, बसावन की कलाकृति, जिसमें फोटो बनी है किसकी? चीते की। आजकल हम लोग चीते पे बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा दाम लगा है, 13.6 मिलियन डॉलर में बिकी है, ठीक। चीते की एक आकृति है, इसकी नीलामी हुई है, ठीक। और इस नीलामी में जो मूल्य लगा है इसका 13.6 मिलियन। यही पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अकबर, तो ठीक है अकबर के शासनकाल में चित्रकला थी, लेकिन यदि कोई कहे कि आपके पूरे इंडिया में ऐसा कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में चित्रकला अपने पीक पे थी, तो वो शासक कौन था? मुगल वंश का जहांगीर, ठीक। जहांगीर के दरबार में एक से एक चित्रकार थे, जिसमें दो नाम ले लेना चाहूँगा। उस्ताद मंसूर थे, और एक कौन है? अबुल हसन, ठीक। इन दोनों की पेंटिंग बहुत ही मशहूर है, बहुत ही रिकॉर्ड पैसों में बिकी है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि इन ऐसे चित्रकारों जिनके नाम मैंने लिए, उनकी अधिकांश पेंटिंगें हमारे पास नहीं हैं, ठीक, जिनको लाने के लिए प्रयास किए भी जा रहे हैं, ठीक। तो इनका उस्ताद मंसूर, अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल के फेमस चित्रकार थे, और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, जहांगीर के अंदर कुछ बुराइयां भी थी, लेकिन दो चीज़ों के लिए इसके बड़े नाम लिए जाते हैं। पहला चित्रकला को आश्रय देना, दूसरा न्यायप्रिय शासक था, बहुत ही बढ़िया न्याय करता था, हर वक्त उपलब्ध रहता था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका कौन सा? अकबर है। दशवंत एवं बसावन जो है इसके दरबार के चित्रकार थे, जिसमें बसावन की चित्रकला को 13.6 मिलियन US डॉलर मिले हैं। अब एक सवाल मैं इसके साथ में अटैच करूंगा कि भारत में ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसकी चित्रकला सबसे ज़्यादा महंगी बिकी है अभी तक? तो उसका दाम लगा है भैया कितना? 13.75 मिलियन डॉलर, ठीक, इतना रुपए में बिकी है। और उस चित्रकार का नाम कौन है? MF हुसैन। कौन? MF हुसैन, ठीक। इनका पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन भारत के एक बहुत अच्छे पेंटरों में शामिल किए जाते थे, और इनकी चित्रकलाएं बहुत महंगे दामों में बिकी हैं। इन्होंने एक दो विवादित चित्रकलाएं भी बनाई हैं, लेकिन इनको ध्यान रखिएगा, भारत में अब तक सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग किसकी है? MF हुसैन की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, अकबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने सरकारी स्कूलों में छात्रों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार सिखाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक, पंजाब पुलिस, गुजरात पुलिस, केरल पुलिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक। देखिए साइबर जागो मतलब आप ऑनलाइन
कार्यक्रमों में भाग लेने से पहले आप जागरूक रहिए। ऑनलाइन चीज़ों को प्रयोग करने से पहले जागरूक रहिए। और अगर इसमें पुलिस शामिल है तो ये आपको सिखाएगी कि आप किस तरह जो है गलत चीज़ों से दूर रह सकते हैं। ठीक, इतना तो कॉमन सेंस आपको लगा लेना चाहिए था। अब ये पुलिस करने जा रही है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई किसी राज्य की पुलिस जो है वो जो है सरकारी स्कूलों में छात्रों को ये कार्यक्रम साइबर अपराधों के प्रति सचेत करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस जो है सभी सरकारी स्कूलों में साइबर अपराधों, ऑनलाइन अपराधों, ठीक, ऑनलाइन गलत चीज़ों, साइबर अपराधों के प्रति बच्चों को जागरूक करेगी। ठीक है, बच्चों को जागरूक करेगी, स्कूल में जाएगी, लोगों को, बच्चों को बताएगी, जागरूक करेगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब पुलिस। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। खड़ाखड़ आंसर देते रहिएगा, ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हाल ही में कौन सी कंपनी $5 ट्रिलियन के बाजार मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है? देखिए फिर इस क्वेश्चन में लग गया क्या? पहली। 5 ट्रिलियन, ठीक, इसका जो आपका बिजनेस है वो कितने पहुंच गया है? 5 ट्रिलियन। और इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एनवीडिया, एप्पल, टाटा। ठीक, एनवीडिया, एप्पल, टाटा। और इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा मूल्य वाली आपकी वर्ल्ड की कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनवीडिया। एनवीडिया जो है $5 ट्रिलियन के साथ पूरे विश्व की सबसे महंगी कंपनी बन गई है। और ये आपकी किसकी कंपनी है? जीपीयू की कंपनी है। जीपीयू क्या है भैया? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बेचती है। और क्या बेचती है? चिप बेचती है। चिप मतलब एआई चिप बेचती है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा। इसके जो संस्थापक थे जेनसेन हुआंग, इसके जो संस्थापक हैं जेनसेन हुआंग, जो वर्तमान समय में इसके एमडी और सीईओ दोनों हैं। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका सांता क्लारा। कहाँ पर है आपका? ये सांता क्लारा प्लेस है आपका कहाँ पर? कैलिफोर्निया। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया पर है। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। ठीक, तो ये कंपनी बेच क्या रही है? ये कंपनी क्या बेच रही है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स को प्रोसेस करने वाली यूनिट, मतलब मशीनें बेच रही है। ठीक, ग्राफिक्स से रिलेटेड चिप में ये कौन सी चिप बेच रही? एआई चिप। ये देखिए फिर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप। और यही चिप बेचते बेचते ये इतने ऊंचे तक पहुंची है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिन चिपों का प्रयोग हो रहा है उनमें सबसे बढ़िया चिपें, सबसे ज़्यादा चिपें बनाने वाली कौन सी कंपनी है? एनवीडिया। और एनवीडिया इसीलिए इस समय वर्ल्ड में सबसे टॉप की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बन गई है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? किस तरह सरकार ने दिसंबर 2025 से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कोई सरकार लगा रही है ग्रीन सेस। इसको आप कह सकते हैं हरित उपकर। हिंदी क्या होगी? हरित उपकर। एक प्रकार का ये टैक्स है भैया। टैक्स के साथ जुड़ा है हरित, इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए। ये किसके लिए लगाया जाता होगा? पर्यावरण को संरक्षित, पर्यावरण संरक्षण आप कह सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से लगाया जा रहा होगा। ठीक, तो कब से लगेगा? दिसंबर 2025 से लगेगा। दिसंबर 2025 से लगेगा। तो ये कहानी मैं बताता हूँ, उत्तर अभी नहीं दूंगा। ठीक, 3 ऑप्शन है कि ये सरकार अपने यहाँ आने वाले बाहर के वाहनों पर, जो बाहर, जिनका बाहरी, जैसे बाहरी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, उन पर टैक्स लगाएगी। और इस टैक्स का यूज करेगी किसमें? पर्यावरण संरक्षण में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो टैक्स इलेक्ट्रिक वाहनों पर ये टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, एम्बुलेंस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी राज्य की हो। ठीक, सरकारी वाहनों पर ये टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, इसके अतिरिक्त उस राज्य के वाहनों पर भी ये कर नहीं लगेगा। ठीक, ये ध्यान लगिएगा।
तो ये स्टेट कौन सा है? ये स्टेट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण पर्यटन राज्य है, जहाँ पर लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक आते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, अपनी गाड़ियों से कम आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी वाहनों पर भी नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, सीएनजी वाहनों पर भी नहीं लगेगा। तो ये पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, जिसको ये टैक्स के रूप में अप्लाई कर रही है। तो हो सकता है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगे, ठीक। अच्छा, अंकुश न भी लगेगा तो इसके द्वारा प्राप्त पैसों का यूज वो किस में करेगी? पर्यावरण के प्रोटेक्शन में करेगी, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये 13 पहले टाइप हो गया है गलती से, ठीक। आंसर भी मिला लीजिएगा, मैं अभी पहले से ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ अभी करेक्शन करके मैं डाल दूंगा, नहीं तो आप लोग ध्यान रखिएगा 13 पहले हो गया है, ठीक। और 12 क्या है? वो पीछे है, इसके आगे जो है, हाँ ठीक। चलिए 12, हाल ही में किसको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रंजना देसाई, निर्मला सीतारमण, आनंदीबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं, ठीक। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, नंबर कौन सा है? 8वां। केंद्रीय वेतन आयोग का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा ये गठित आयोग है, केंद्र सरकार के द्वारा गठित आयोग है, केंद्र सरकार के द्वारा ये गठित आयोग है, ठीक। और इस आयोग का काम क्या है कि वर्तमान महंगाई और एवं अपने कार्मिकों, मतलब नौकरी जो सरकारी कर्मचारी हैं, अब वर्तमान महंगाई एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रख कर वेतन का, भत्तों का, ठीक, भत्तों का और पेंशन का पुनर्निर्धारण करना इस केंद्रीय वेतन आयोग का काम है। केंद्र सरकार, अब ध्यान से सुनिएगा, केंद्र सरकार समय समय पर एक आयोग गठित करती है। नंबरिंग है 7वां, 8वां, 9वां, अब आगे जो गठित होगा वो 9वां होगा। और ये आयोग करता क्या है कि उस समय की महंगाई को ध्यान में रखता है, अपने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखता है, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखता है। इन सब चीज़ों को देख करके वो अपने कर्मचारियों की सैलरी, अपने कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाता है, और इसी को पे कमीशन भी कहा जाता है। इसकी नंबरिंग कौन सी है? 8वीं है। और ये पूछा जा रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई जी को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 100% ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, ठीक। तो ये जो 8वां था, इसने जो न्यूनतम वेतनमान बनाया है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया इसने 32,400 रुपये, मतलब इससे कम सैलरी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की नहीं होगी, केंद्रीय कर्मचारी की इससे कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी। और इसके पहले जो इन्होंने डिसाइड किया था 7वां वेतन आयोग में भी 18,000, हाँ जहाँ तक 18 ही है, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया था। सोचिए 18 से जस्ट आपका लगभग डबल होने वाला है। 32,400 का पे स्केल डिसाइड किया है, जो आपका लोएस्ट पे स्केल है, सबसे न्यूनतम वेतनमान है। तो इस वेतन आयोग के ये वेतन आयोग क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट देगा, और इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार सभी की सैलरी, पेंशन और भत्तों को क्या करेगी? बढ़ा देगी, जिससे इनके सैलरी में ओवरऑल बढ़ोतरी होगी। और इसकी सिफारिशें लागू होने के चांस है जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू होने की चांस है। इसका मतलब नया साल जो आएगा वो नया साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर के आएगा, और इसी के देख करके राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाती हैं, और इसी को देख करके भी प्राइवेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाती हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सब इसके पीछे फॉलो करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजना देसाई, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन, आना तय है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 76वां जिला का नाम क्या है? कल्याण सिंह नगर, मोदी नगर, योगी नगर, इनमें से कोई नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता कुंभ मेले के समय, तो आप कह सकते थे महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला बनाया गया था, लेकिन जैसे ही महाकुंभ समाप्त हुआ, इसका जिले का दर्जा क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब पुनः एक 76वां जिला बनाया गया है, और इनमें से पूछा गया है कल्याण सिंह नगर, मोदी नगर, योगी नगर, ठीक। तो ये आपके
ये पूर्व ये जो नगर नया बनाया गया है 76वां, वो आपका कौन सा है? कल्याण सिंह नगर। और इसमें किन जिलों के पार्ट शामिल हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अलीगढ़ एवं बुलंदशहर अलीगढ़ एवं बुलंदशहर के हिस्से इसमें शामिल किए गए हैं। और ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को सम्मान दिया गया है, उनके नाम पर 76वां जिला बनाया गया है। इसके पहले आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके पहले का जो 75वां जिला बनाया गया था वो वर्ष 2011 में बनाया गया था, और उसका नाम था जब बनाया गया था पंचशील नगर। कौन सा नगर? पंचशील नगर। और उसका जो वर्तमान नाम है वो कौन सा नाम है? हापुड़। नेक्स्ट ईयर 2012 में ये चेंज कर दिया गया, पुनः आपका हो गया हापुड़। ठीक, तो इसका राइट आंसर है कल्याण सिंह नगर, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के करंट बम का लास्ट क्वेश्चन, बने रहिएगा क्लास में, लास्ट तक आप लोग क्लास देखा करिए, बढ़िया से आंसर दिया करिए, और आंसर देने के साथ साथ आप लोग सीखने का प्रयास किया करिए, मैटर की कमी नहीं रहेगी इस बार। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, समृद्ध पाक कला के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक, पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। यूनेस्को के बारे में मैंने कई बार बताया है। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, तो वो विश्व धरोहर स्थल, सांस्कृतिक स्थलों के साथ ऐसे स्थलों को भी चिन्हित करता है जो अपने खाना बनाने के लिए फेमस हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है, समृद्ध पाक कला। समृद्ध पाक कला मतलब ऐसे स्थल जो भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं, भोजन के लिए, अपने विशेष भोजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो उनको टैग दिया जाता है कि हाल ही में किस यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। और इसमें देखिए 3 नाम है, लखनऊ, कानपुर, आगरा। ठीक, इनमें से आपको ये बताना है कि किस शहर को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो आप गेस करिए, ये आपके तीनों यूपी के हैं। देखिए कहाँ की कचौड़ी फेमस है। कचौड़ी बहुत जगह की फेमस है। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों का जो नाश्ता है सुबह का, वो कचौड़ी सब्जी या पूड़ी सब्जी या जलेबी के साथ शुरू होता है। ठीक, कचौड़ी कहाँ की फेमस है? कहाँ की पूड़ियाँ फेमस हैं? कहाँ की मक्खन मलाई फेमस है? आप पकड़िए धीरे से, मक्खन मलाई फेमस है। कहाँ की मलाई गिलौरी फेमस है। मैंने सब ट्राई किया है, इसलिए मुझे बढ़िया से तैयार है। ठीक, लेकिन हाँ, अब जो बताने चाह रहा हूँ उसको ट्राई नहीं किया हूँ। ठीक है, टुंडे कबाब, टुंडे कबाब। ठीक, ये यहाँ की फेमस डिश है। और कौन सा कबाब? हाँ, गिलौटी कबाब, गिलौटी कबाब, गिलौटी कबाब, टुंडे कबाब, गिलौटी कबाब। और एक फेमस है चाट, जिसे कहते हैं कौन सी चाट? इसको कहते हैं कटोरा चाट, कटोरा चाट कहते हैं, कटोरा चाट। ठीक, ये इतनी डिशेज जो है वो यहाँ की फेमस है। और वो शहर कौन सा है? आपका लखनऊ। लखनऊ नवाबों का शहर, नवाबों का शहर में नवाबी खान पान के लिए फेमस है। और जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध आपकी कौन सी चीज़ लगी है? कचौड़ी। और आप लखनऊ जब भी जाइएगा तो वाजपेयी की कचौड़ी, वाजपेयी की कचौड़ी आप जरूर खाइएगा, एकदम मस्त हो जाएंगे। ये कचौड़ी बहुत ही फेमस कचौड़ी है। तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कैसे थे? अपनी राय जरूर भेजा करिएगा, ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।